हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही साथ हर एक चैप्टर का जो लेखक परिचय है उसको भी करेंगे। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट के लेखक कौन है, करवक के लेखक तो मलिक मोहम्मद जैसी है, तो उनका पूरा जीवन परिचय देखेंगे। फिर चैप्टर 2 जो है तुलसीदास, उनका पूरा जीवन परिचय देखेंगे। यानी कि पहले लेखक परिचय करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का करते हुए चैप्टर 13 लास्ट तक करेंगे, जो कि गाँव का घर कविता है। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो से आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को, आधे से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट से शुरू कर लेते हैं। और चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्लास 12 हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट है हमारा करवक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1492 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1548 में। इनका जो निवास स्थान है मलिक मोहम्मद जैसी का, वह ज्यास कब्र अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज और इनके गुरु का नाम था सूफी शंख शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसी जो है प्रेम के पीर के कवि थे। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन प्रेम के पीर के कवि है, तो याद रखना है मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये प्रेम के पीर के कवि हैं। एक बार और फिर से देख लीजिए, चैप्टर फर्स्ट है करवक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, जिनका कि जन्म हुआ था 1492 में, मृत्यु हुई थी 1548 में। और इनका जो निवास स्थान है वह ज्यास कब्र अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज और ये इनके गुरु जो थे, इनका नाम था सूफी शंख मोहिद्दी और शेख अशरफ जहांगीर। जैसी जो है मलिक मोहम्मद जैसी, ये प्रेम के पीर के कवि हैं। अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, करवक के कवि कौन है या फिर करवक के रचयिता कौन है। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं ऊपर, मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये करवक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, तो करवक जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पुत्र वियोग किसकी कविता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था 1492 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यासी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो ज्यासी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के ज्यास कब्र अमेठी में मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ज्यासी किस तरह के कवि हैं, मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है सूफी कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्यासी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ज्यास कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ज्यासी के पिता का नाम क्या था, मलिक मोहम्मद ज्यासी जो इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। यहाँ पर यमरेज लिखा है, लेकिन यहाँ यौ की जगह पर होगा ममरेज, यौ की जगह पर याद रखिएगा मो होगा, ममरेज होगा। ज्यासी के पिता का नाम था ममरेज, मलिक शेख ममरेज। अगला क्वेश्चन है, ज्यासी थे, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो थे ये क्या थे, धनवान, पहलवान की फकीर, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो थे ये फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यासी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है ये हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यासी की काव्य भाषा कौन सी थी, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है इनकी काव्य भाषा अवधी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्यासी के काव्य का मुख्य रस क्या था, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है मलिक मोहम्मद ज्यासी इनके काव्य का जो मुख्य रस था, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, श्रृंगार रस था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्यासी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा था, तो ज्यासी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को रक्त रूप के लय के द्वारा जोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यासी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा था, तो ज्यासी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं के द्वारा सींचा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यासी के किस दोष के होने के बाद भी या फिर युक्त होते हुए भी वे गुणवान हैं, तो ज्यासी जो है इनका आंख में दोष है, नेत्र दोष है, यानी कि ये थोड़े अंधे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यासी इस दोष के होने के बावजूद भी गुणवान है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इनमें नेत्र दोष था। अगला क्वेश्चन है, ज्यासी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो ज्यासी का जो काव्य है ये किस प्रकार से गंभीर है और व्यापक है, तो समुद्र की भांति ज्यासी का जो काव्य है वो गंभीर और व्यापक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है ये प्रेम के पीर के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है करवक कहाँ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए कि करवक को कहाँ से लिया गया है, तो करवक को पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करवक के रचयिता और लेखक कौन है, तो करवक के जो रचयिता या फिर लेखक है वो मलिक मोहम्मद जियासी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियासी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो जियासी रचित पद्मावत जो है इसकी भाषा अवधी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जियासी किस परंपरा के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जियासी जो है ये प्रेम ख्याल काव्य परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जियासी ने अपनी आंख की उपमा किससे किया है, यानी कि जियासी ने अपनी आंख की उपमा या तुलना किससे किया है, तो दर्पण से किया है, ऐनक से किया है। जिस तरह से ऐनक जो होता है जो भी सच्चाई होता है उसी को दिखाता है, वैसे ही मलिक मोहम्मद जियासी कहना चाहते हैं कि उनकी आंख भी उसी तरह से गुणवान है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जियासी किस शाखा के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जियासी जो है ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति जियासी की नहीं है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जियासी की नहीं है, तो मृगावती। मृगावती जो है ये मलिक मोहम्मद जियासी की कृति नहीं है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों जो है मलिक मोहम्मद जियासी की कृति है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मलिक मोहम्मद जियासी की कृति है, और ऑप्शन में पद्मावत भी रहेगा या फिर अखरावट रहे या आखिरी कलाम रहे, तो तीनों को याद रखिएगा। तीनों में से कोई भी रखे तो आप लोग टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है, तो ऑलरेडी कई बार बता ही चुके हैं, मलिक मोहम्मद जियासी की रचना है पद्मावत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे अगर अभी तक आप लोग हिंदी के जो और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले लिए और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वो वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा, और जो भी बच्चे अभी बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको बात कर ले हिंदी की, तो हिंदी में आपको टोटल 26 चैप्टर पढ़ना है। 13 चैप्टर पढ़ना है गद्य खंड में और 13 चैप्टर पढ़ना है आपको काव्य खंड में। और सेम इसी तरह से इंग्लिश में आपको प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर और पोइट्री सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर, यानी कि टोटल आपको इंग्लिश में 21 चैप्टर पढ़ना है। तो इन सभी चैप्टर के 600 चैप्टर के और 2100 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी में, तो जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या फिर 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है चैप्टर वाइज सभी कुछ इस पीडीएफ में ऐड किया गया। यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक दोनों सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है चैप्टर फर्स्ट से लास्ट तक में सारा कुछ इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सेम इसी तरह से चैप्टर वाइज ऐड किया गया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया। और साथ ही साथ इसके साथ आपको मिल रहा है PYQ, यानी पिछले 12 साल में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगा PYQ जो पीडीएफ है उसमें आपको, यानी कि 3 पीडीएफ आपको हिंदी में मिलेगा और आपको इंग्लिश में मिलेगा टोटल 5 पीडीएफ, क्योंकि इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो सबका अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात पीडीएफ की नहीं हो रही कि कितनी मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ये देखना है कि आखिर इसमें रहेगा क्या क्या, क्योंकि एक ही पीडीएफ में ऐसा भी हो सकता है कि 1000 क्वेश्चन भी रह ले और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पीडीएफ में 10 क्वेश्चन भी हो जाए, समझ गए। तो ऐसा होता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हिंदी का, इसमें आपको 800 के लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये सभी चैप्टर से हैं। आप अगर सोचेंगे कि 100-200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले और इसी से मेरा काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि आपको टोटल 26 चैप्टर पढ़ना है और हर एक चैप्टर से अगर 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते हैं फिर भी आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें 800 क्वेश्चन ऐड किया गया, हर एक चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट था उसको ऐड किया गया। यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 300, 400 है कि 800 है कि 1000 है। यहाँ पर ये देखा गया कि अगर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है, तो इसको इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया, समझ गए। इस तरह से इसमें प्रश्नों की संख्या ऐड की गई है। और जैसे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सेम इसी तरह से इसमें ये नहीं देखा गया क्वेश्चन कितना है, ये देखा गया कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उस सभी प्रश्न को इसमें आंसर के साथ ऐड कर दिया गया। और इसमें जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो सिंपल लैंग्वेज में रहेगा। क्या होता है, कई बार आप लोग गेस पेपर से पढ़ते हैं, मॉडल पेपर से पढ़ते हैं, तो उसमें किताबी भाषा में दिया रहता है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, समझ में आ भी जाता है तो आपको आंसर इतना बड़ा रहता है कि याद नहीं हो पाता है। जबकि एग्जामिनर को जो आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में जब आप जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 वर्ड में लिखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय
है तो उसको आप लोग ज़्यादा ज़्यादा 120 वर्ड में लिखेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हैं 1 पेज 2 पेज में लिखने लगते हैं। उससे क्या सोचते हैं कि जितना नंबर लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टीचर को भी पता चल जाता है कि ये ऐसे लिखा, यानी कि कुछ से कुछ लिख दिया, तो टीचर भी 2 नंबर का क्वेश्चन में 1 नंबर दे करके एवरेज नंबर दे करके छोड़ देता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में 1.5 से 2 नंबर दे करके छोड़ देता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जितना आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा सटीक जवाब आपको देना है। तो सेम उसी तरह से इस पीडीएफ में भी आप लोग को जो भी लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, सब में आपको सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, अपनी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी भाषा ऐसी लैंग्वेज में इसमें सबका आंसर दिया हुआ है। क्या होता है कि किताबी भाषा का कुछ लैंग्वेज आपको समझ में आता ही नहीं रहता है, जैसे कि हिंदी का ही वर्ड होता है लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। तो वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा आंसर। ऐसा इस तरह से आंसर है कि आप लोग पहली बार इसका आंसर पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरी बार जैसे ही पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए आप लोग इसको ले सकते हैं। कैसे लेना है? तो इसके लिए आपको केवल और केवल 30 रुपये पे करना है। 30 रुपये में आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। समझ गए? ये जो नंबर देख रहे हैं आप लोग 7903820891, इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं, केवल और केवल 30 रुपये। पे करने के बाद आपको क्या करना है, इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है जो आप पे कीजिएगा, और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना हिंदी और इंग्लिश, जिससे कि ये पता चल जाए आपको सब्जेक्ट चाहिए हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे जो आप पे किए होंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। समझ गए? चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जयासी की मृत्यु कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जयासी जो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग 1548 में मलिक मोहम्मद जयासी की मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रलेखा किस कवि की रचना है? चित्रलेखा जो है किस कवि की रचना है? तो याद रखना है आप लोगों को, मलिक मोहम्मद जयासी की रचना है चित्रलेखा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पहला समाप्त होता है यहाँ पर। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा चैप्टर 2, और चैप्टर 2 हमारा काव्यखंड का पद, ये भी पद ही है, पहला भी पद ही था, और इस पद के लेखक है सूरदास। अब सूरदास के बारे में देख लेते हैं। तो सूरदास का जैसे कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास का जन्म की बात करें तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1583 में। और कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा परसोली ग्राम में हुई थी। इनका जन्म स्थान है जो है ये दिल्ली के निकट सिही नामक एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था सूरदास का 1478 में। और इनका जो निवास स्थान है, ऐसा होता है ना कि किसी का जन्म कहीं और पे होता है और वह रहने वाला कहीं और का होता है, वैसे ही जो जन्म स्थान है सूरदास का वो है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। लेकिन इनका निवास स्थान जो है, इनके रहने वाले जो है ये ब्रज के क्रमश गौघाट और वृंदावन के परसौली ग्राम के रहने वाले हैं। इनके जो दीक्षा गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। इनका जो दीक्षा काल है वो 1509 से 10 का अनुमानित माना जाता है। इनके दीक्षा गुरु का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। तो चैप्टर 2 भी हमारा पद है जो कि सूरदास जिसके लेखक है, और सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में, परसौली ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। निवास स्थान है ब्रज क्षेत्र के क्रमश गौघाट और वृंदावन के परसौली ग्राम में। इनके दीक्षा गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनका दीक्षा का काल है 1509 से 1510। अब चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो सूरदास जो थे ये ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास जो है ये कृष्ण सही धारा के कवि हैं। याद रखिएगा, सूरदास जो है कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूरदास किस धारा के कवि है? तो कृष्ण सही धारा के कवि हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण जो है ये नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, अपने पिता की गोद में बैठकर कृष्ण जी जो है भोजन कर रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण जी जो है इनको सूचना दी जाती है भोर होने की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो शतसही जो है सूरदास की रचना नहीं है। सुरसावली, साहित्य लहरी और सुरसावली ये तीनों जो है सूरदास की ही रचना है। तीनों को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना सूरदास की है। तो याद रखिएगा सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली तीनों को याद रखिएगा, ये सूरदास की रचना है। और इसका आंसर हो जाएगा सतसही जो कि सूरदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना सूरदास की है। तो अभी आपको क्या बताएं, सुरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस चीज़ की भूख है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है, तो कृष्ण भगवान की जो जूठन है, कृष्ण जी जो कुछ खाते हैं और जो कुछ छोड़ देते हैं उस जूठन की भूख है सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो सूरदास की जो अनुमानित जन्म तिथि है वो 1478 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। कौन से कवि अष्टछाप के नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो अष्टछाप के कवि जो है वो जयासी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूरदास, कृष्णदास और कुमनदास ये जो है अष्टछाप के कवि हैं। कौन नहीं है, तो जयासी, ये आपको बताए, हाँ ये बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है कछु खावत कछु धरनी गिरावत छवि निखरत नंद नानिया। ये जो लाइन है इसमें किस अलंकार का यूज किया गया। तो इसमें अलंकार जो है अनुप्लास अलंकार का यूज किया गया कि कछु खावत कछु धरनी गिरावत छवि निखरत नंद रानिया, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कवल कुसुम फूले नर नारी सुर संयम में कौन सा अलंकार है। अब इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार ही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्यों होगा अनुप्रास अलंकार वो आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें कि अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानने का ट्रिक बताए थे उसमें। इसमें अगर फिर से डिटेल में समझाने लगेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो सूरदास की रचनाओं की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो सूरदास जो थे किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो पुष्टि मार्ग में या दीक्षित हुए थे सूरदास। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व यानी कि वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूर किस भाव के पद गाते थे। तो वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूर जो थे वो दैन्य भाव के पद गाते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुरसागर किसकी रचना है। सुरसागर जो है किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके सुरसागर, सुरसावली ये सब किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ना है, एग्जाम ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए और अच्छे से पढ़े नहीं छोड़ दिए और पढ़ लिए द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख हुआ है, बस लगा दे टिक सही। अच्छा दही का उल्लेख हुआ है, माखन का उल्लेख हुआ है। इसलिए एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आप लोगों को उसका उत्तर देना है, क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम रहेगा। ऐसा किसी भी पेपर में आपके साथ नहीं होगा कि किसी भी पेपर में आपको टाइम की कमी महसूस होगी। आपको भरपूर टाइम मिलेगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, फिर उसका उत्तर लिखना है। अगर आपको आंसर पता भी नहीं फिर भी आपको अच्छे से उसको पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कुछ और उसमें नया ऐड कर दिया गया हो, क्योंकि एग्जामिनर तो चाहेगा कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ही लाएं। तो आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन है द्वितीय पद में जो किस खाद्य पदार्थ, किस खाने योग्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है सूरदास के दूसरे पद में, तो अपूप का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दही, माखन और मिश्री तीनों खाद्य पदार्थ का उल्लेख किया गया सूरदास के दूसरे पद में। अगला क्वेश्चन है सूरदास की कृति कौन सी है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। सूरदास की कृति है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के लेखक कौन है, तो सूरदास ही हैं, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी ऊपर। अगला क्वेश्चन है सुरसागर किस भाषा में रचित है। सुरसागर जो है किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में रचित है सुरसागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो सूरदास के संकलित पदों में वात्सल रस का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्या का क्या अर्थ होता है। तो कन्या का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया है। तो अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का जो वर्णन है वो सूरदास ही करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत्संग में किन की अभिरुचि थी। सत्संग में किन की अभिरुचि थी, तो सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सूरदास की कृति कौन सी है। इनके 4 ऑप्शन दिया और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है सूरदास की कौन सी कृति है। कई बार बता चुके हैं, सुरसावली और सुरसागर, साहित्य लहरी, ये सब के रचनाकार कौन है, ये सब कृति किसकी है, तो सूरदास की कृति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कौन सी रचना है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो पद जो है ये सूरदास की रचना है। पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो पुत्र वियोग आपको याद रखना है और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। कड़वक के लेखक है मलिक मोहम्मद ज्यासी, छपैया के लेखक है नावादास और पद के लेखक कौन है, तो पद के लेखक जो है वो सूरदास भी हैं और तुलसीदास भी हैं। समझ गए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूरदास की कौन सी रचना है, तो पद है, यहाँ पर लिखा रहता है तुलसीदास की कौन सी रचना है, तो उसमें भी पद ही होता है। समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास जो है ऑलरेडी ऊपर आपको बता चुके हैं, सूरदास जो है किस भक्ति के कवि है, तो सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति है, यानी कृष्ण भक्त थे सूरदास, और जो तुलसीदास थे वो राम भक्त थे। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो अब इसके बाहर से नहीं आ सकता है। जो भी प्रश्न आएगा इसी के अंदर से आएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर 2। और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सबको बस अच्छे से समझते हुए चलना है, आगे बढ़ते रहना है। और ऊपर जो आपको ऑलरेडी पीडीएफ बता चुके हैं, उस पीडीएफ में जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उसको बस आपको पीडीएफ को लेकर के बार बार बस रिवीजन करते रहना है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी तो पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भूल जाएंगे, या फिर अभी ऊपर जो कुछ क्वेश्चन हम करें उसका आंसर आपको लग रहा हो कि वो तो भूल गए, तो टेंशन नहीं लेना। इसका एक ही इलाज है, वो है रिवीजन, जिससे कि आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिएगा। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, उससे लेकर के बार बार रिवीजन करते रहना है। जैसे आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा ना, तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम में तो आप लोग उसको बना दीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी आप उसको बनाने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, याद नहीं कर पाते। अगर आप रट के जाते हैं तो समझ के जाते हैं तब तो आप बना देते हैं, लेकिन आप रट के जाते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आप समझ लेते हैं, रट भी लेते हैं, फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है उसका ऑप्शन जैसे ही चारों पढ़ते हैं तो आंसर तो आपकी आंखों के सामने रहता है, तो उससे क्या हो जाता है, आपको पता चल जाता है अच्छा इसका आंसर ये होगा, इससे आपको पता चल जाता है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव में तो टेंशन लेनी ही नहीं, टेंशन छोड़ देनी है। जितना आपको करवा रहे हैं इसको वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लीजिए, पीडीएफ जो बताएं उसको ले लीजिए और उससे रिवीजन बार बार आपको करते रहना है। आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न, बुक से जो भी प्रश्न आएगा एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। अब चैप्टर 3 को करते हैं। चैप्टर 3 भी हमारा पद है, जिसके कि लेखक तुलसीदास हैं। तुलसीदास की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1543 में, मृत्यु हुई थी इनकी 1623 में। कहाँ पर मृत्यु हुई थी, तो 80 घाट पर हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है राजपुर बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर जन्म हुआ था तुलसीदास का। इनका मूल नाम क्या था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला तुलसीदास का मूल नाम था। इनकी माता का नाम था हुलसी देवी और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली और इनके दीक्षा गुरु का नाम था नरहरिदास। सुरकेत के वासी गुरु ने विद्या आरंभ का, अच्छा ये सुरकेत के वासी थे, इनके जो दीक्षा गुरु थे, जो कि शुरू से इनको विद्या अध्ययन करवाए थे तुलसीदास को। इनके शिक्षा गुरु कौन थे, दीक्षा गुरु है नरहरिदास, लेकिन शिक्षा गुरु कौन है, तो शेष सनातन थे, जो कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनका जो अस्थायी निवास था वो काशी ही था, यानी कि काशी में अस्थायी रूप से निवास करते थे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुलसीदास राम मार्गी और साम्यवादी कवि थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि तुलसीदास कैसे थे, तो राम मार्गी थे या कृष्ण मार्गी थे। तो याद रखना है तुलसीदास जो थे वो राम मार्गी थे, और कैसे थे, तो साम्यवादी कवि थे। एक बार और फिर से देख लीजिए ताकि आप लोग भूले नहीं। तो चैप्टर 3 है हमारा क्या, तो पद के लेखक तुलसीदास है। तुलसीदास की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1543 में, मृत्यु हुई थी 1623 में 80 घाट पर। जन्म स्थान है इनका राजपुर बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका मूल नाम है राम बोला, इनकी माता का नाम है हुलसी देवी, इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे, इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली और इनके दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास और इनके शिक्षा गुरु का नाम है शेष सनातन, जो कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनका स्थायी निवास जो है वो काशी में ही है और तुलसीदास जो है राम मार्गी और साम्यवादी थे। इतना आपको याद रखना है तुलसीदास के बारे में। अब इनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, उसको देख लेते हैं। तो तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो तुलसीदास जो है इस साम्यवादी कवि माने जाते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर में बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म। तो तुलसीदास का जो जन्म है ये 1543 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास जो है इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखना उत्तर प्रदेश के राजपुर बांदा में तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया था। तो याद रखना है काशी में 10 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है, जो कि कितना ज़्यादा फेमस है और ये किसकी रचना है, सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किस शाखा के कवि थे। तो तुलसीदास जो थे ये राम मार्गी शाखा के कवि हैं, जैसे कि सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं, वैसे ही तुलसीदास जो है राम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। तो अवधी और ब्रज भाषा को तुलसीदास ने अपने युग की अवधी और ब्रज भाषाओं को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। जो तुलसीदास के द्वारा रचित पद है उस पद के दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। किस रूप में दिया है, तो भिखारी के रूप में तुलसी ने अपना परिचय दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। तो तुलसीदास जो है इनको भक्ति की भूख है। किसकी भक्ति का भूख है, तो राम जी के भक्ति का भूख है तुलसीदास को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो तुलसीदास के जो पठित पद है ये अवधी भाषा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तो तुलसीदास जी ने प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता जी की। आपसे एग्जाम में लघुत्तरीय में पूछा भी जा सकता है कि तुलसीदास जी यानी कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में के लिए, कि लघुत्तरीय प्रश्न के लिए। तो आपको याद रखना है कि तुलसीदास जी सीता जी से वाणी की सहायता मांगते हैं। वो तो सीता जी से कहते हैं तुलसीदास जी कि जब भी प्रभु श्री राम मेरी बारे में पूछे, मेरी दशा के बारे में पूछे सीता जी से कि तुलसी कैसा है, तो उन्हें बता देना कि मैं दीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो तुलसीदास जी यही सहायता मांगते हैं सीता जी से कि जब भी राम जी मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता देना मैं उन्हीं की नाम लेकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो तुलसीदास के दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो तुलसीदास ने अपना प्रथम पद में अपना जो परिचय है वो सीता के दास के रूप में दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कब तक अब अवसर पाई अब में अब का संबोधन किसके लिए है। सिंपल क्वेश्चन है कि कब तक अब अवसर पाए, इसमें जो अब है ना, ये अब का संबोधन किसके लिए किया गया है। तो ये अब का संबोधन सीता जी के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। 4 नाम हैं, महाराजा मानसिंह, टोडरमल, सूरदास और नाभादास। तो इसमें से कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। ये नहीं पूछा जा रहा है कौन तुलसीदास के मित्र थे, कौन मित्र नहीं थे। तो सूरदास जो है तुलसीदास के मित्र नहीं थे, और बाकी महाराजा मानसिंह, टोडरमल और नाभादास ये तीनों जो है ये तुलसीदास के मित्र थे। समझ गए। और सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो आखिरी इसका क्या, सूरसागर है, उसके बाद क्या क्या विनय पत्रिका है, और पाश्चात्य और पद्मावत है। इसमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। तो विनय पत्रिका जो है ये सूरदास ने तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। फिर से क्वेश्चन है कौन सी रचना जो, एक सेकंड, यहाँ पर तुलसीदास की नहीं है ना, नहीं था या है। अच्छा यहाँ पर था कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो वही सेम ही होगा। विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है। सूरसागर ये तो आपको बता ही चुके हैं सूरदास की रचना है। पाश्चात्य और ये पद्मावत जो है ये पद्मावत रचना बता चुके हैं हम आपको, मलिक मोहम्मद जैसी की है। और विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो आखिरी कलम जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। पार्वती मंगल, बैराग, संदीपनी, कवितावली। कवितावली जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है तुलसीदास की रचना है। और याद रखिएगा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कवितावली के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा तुलसीदास हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, वही प्रश्न आ गया, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो तुलसीदास कवितावली के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है। तो हनुमान बाहु को तुलसीदास की जो है कवितावली का अंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के माता का नाम क्या था। ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस जो है इसका प्रधान रस जो है वो भक्ति रस है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रामचरितमानस आखिर है क्या। तो रामचरितमानस जो है सबको पता होगा एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की या फिर तुलसी की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो राधा स्तुति जो है ये तुलसी की रचना नहीं है। कवितावली, बड़वे रामायण और गीतावली ये तीनों जो है तुलसीदास की रचना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बड़वे रामायण किसकी रचना है, तो याद रखिएगा तुलसीदास की। गीतावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास है। कवितावली के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो याद रखिएगा तुलसीदास है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो रामचरितमानस का जो रचना समय है वो संवत 1631 है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो सबको पता होगा रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कई लोग संस्कृत लगाएंगे तो संस्कृत गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा ही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म है राजपुर बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो याद रखना है तुलसीदास का जो मूल नाम है वो राम बोला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु हैं उनका नाम था शेष सनातन जो कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? फिर से पूछ रहा है कौन सी तुलसी, अच्छा नहीं कौन सी रचना तुलसी की है? तो कौन सी? विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति तुलसी रचित है? कौन सी रचना जो है तुलसी के द्वारा रचित है? तो रामचरितमानस सबको पता होगा तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित फिर से नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी जो है ये तुलसीदास के द्वारा रचित रचना नहीं है। वैरांग, संदीपनी, बड़वे रामायण, जानकी मंगल ये तीनों रचना जो है तुलसीदास के द्वारा रचित ही है। बाकी ये जो पंचवटी है तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? तो पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के जो पद हैं ये विनय के पद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जो है ये भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़वे रामायण किनकी रचना है? तो बड़वे रामायण जो है ये तुलसीदास की ही रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा क्या? तो चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब आते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 है हमारा छपै। छपै के लेखक कौन है? तो नाभादास हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि छपै के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा छपै जो है इसके लेखक नाभादास हैं। नाभादास की बात कर लेते हैं। तो नाभादास का जो जन्म है वो 1570 में अनुमानित माना जाता है। इनकी जो मृत्यु है वो 1600 में मानी जाती है। और इनका जो जन्म स्थान है वो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में माना जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, समझ गए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ ये जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर प्रवास कर गए थे, यानी कि चले गए थे। और दुर्भाग्यवश ये माता से भी इनका विछोह हो गया था, यानी कि माता से भी ये बिछड़ गए थे। और दीक्षा गुरु इनके बात करें किसके? तो नाभादास के। इनके दीक्षा गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास जो कि रामानंद के शिष्य परंपरा के कवि थे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास थे। इनका स्थायी निवास की बात करें तो इनका जो अस्थायी निवास था नाभादास का वो वृंदावन में था। और नाभादास जी किसके समकालीन थे? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाभादास जी किसके समकालीन थे? तो नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन थे। और दलित वर्गों के विद्वानों के मुताबिक नाभादास शगुनोपासक राम भक्त कवि थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाभादास कैसे कवि थे? तो नाभादास जो थे ये शगुनोपासक राम भक्त कवि थे। उनमें मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। और प्रशिष्य इनके थे संत कृष्णदास प्याहरी। और ये किस काल के थे? तो भक्ति काल के थे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार फिर से देख लीजिए। चैप्टर 4 है छपै। छपै के लेखक है नाभादास। इनका जन्म हुआ था 1570 में, मृत्यु हुई थी 1600 में। इनके दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। इनका स्थायी निवास वृंदावन में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। ये कैसे थे, कैसे कवि थे? तो नाभादास जो थे सगुनोपासक राम भक्त कवि थे। और उनके मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। इतना आप लोग याद रखिएगा। किस काल के थे? तो भक्ति काल के थे। समझ गए? अब चलिए इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो छपै शीर्षक के रचयिता लेखक कौन है? तो ऑलरेडी सबको पता होगा नाभादास है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
नावादास की कौन सी रचना है, सबको पता है, छपे नावादास की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नावादास की राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर क्या था, ऑलरेडी ऊपर आपको बता चुके। नावादास की राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नावादास किस धारा के कवि थे, तो नावादास जो थे शगनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, नावादास किसके समकालीन थे, तो नावादास जो थे ये तुलसीदास के समकालीन थे, ये भी आपको बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नावादास का जन्म, तो नावादास का जो जन्म है ये 1570 में अनुमानित माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी कविता को सुनकर कवि नावादास सिर झुका लेते हैं, किसकी कविता को सुनकर नावादास जो है ये अपनी सिर झुका लेते हैं, तो सूरदास की कविता को सुनकर नावादास जो है ये सिर झुका लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना नावादास की है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। नावादास की कौन सी रचना है, तो इसका हो जाएगा चार ऑप्शन में से क्या क्या है, सुरसागर है, उसके बाद हो जाएगा भक्तमाला, हाँ तो भक्तमाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नावादास की रचना कौन सी है, तो भक्तमाला जो है नावादास की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, लगभग 400 के करीब या 380-90 के करीब क्वेश्चन है, सबको करेंगे एक एक करके, तो 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नावादास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो नावादास का स्थायी निवास स्थान जो है वृंदावन में था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भक्तमाला में किस छंद की व्यंजना हुई है, तो संपूर्ण भक्तमाला में जो है छपै छंद की व्यंजना हुई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छपै कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो छपै जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो छपै याद रखना है आप लोगों को, 6 पंक्तियों का छंद होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं, तो सुर के कवित्व को सुनकर सभी अपना सिर हिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुर, यहाँ पर सर लिखा है लेकिन यहाँ पर होगा सुर, सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, सुर कवित्व सुनी कौन में कौन सा अलंकार होगा, तो सबको पता है इसमें अनुप्रासी अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस में भेद नहीं करते हैं, तो कबीर जो है जो ये हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नावादास जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया है, किस कवि के छपे में किया है, तो कबीर के छपे में किया है नावादास ने जाति पाति वर्ण श्रम का खंडन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नावादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था, तो नावादास का उदय हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबके हित का वचन कौन कहता है, आपको पाठ के अनुसार ही बताना है, अपने मन से नहीं बता देना कि सबके हित का वचन मेरा दोस्त कहता है, सबके हित का वचन जो है वो कौन कहता है, तो कबीर कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहानी का अर्थ होता है, तो कहानी का अर्थ क्या होता है, तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नावादास के दीक्षा गुरु कौन है, तो नावादास के जो दीक्षा गुरु हैं वो कौन है, तो स्वामी अग्रदास जो है नावादास के दीक्षा गुरु हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाला के रचयिता कौन है, भक्तमाला के लेखक कौन है, तो भक्तमाला के जो रचयिता है वो नावादास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त चरित्रों की माला क्या है, तो भक्त चरित्रों की माला जो कि भक्तमाला होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नावादास किसके शिष्य थे, तो नावादास जो थे ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, और ये आपको ऑलरेडी ऊपर में बता चुके हैं, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नावादास। अगला क्वेश्चन है, नावादास जी किस धारा के संत थे, तो नावादास जी जो थे ये वैष्णव दर्शन धारा के संत थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस शाखा के कवि हैं, कबीर जो है या किस शाखा के कवि हैं, तो कबीर निर्गुण शाखा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नावादास किस काल के कवि हैं, नावादास किस काल के कवि हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर में बता चुके हैं, नावादास जो है भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नावादास की कविता में किन 2 कवियों के बारे में है, नावादास की जो कविता है ये किन 2 कवियों के बारे में, तो याद रखना है नावादास की जो कविता है ये कबीर और सूरदास के बारे में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 4, चैप्टर 4 तक से यहाँ तक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक में वो इसी में से पूछा जाएगा, समझ गए। और अगला चैप्टर करते हैं, और अगला चैप्टर हमारा चैप्टर 5 जो कि है कवित्व जिसके लेखक है भूषण, याद रखना है चैप्टर 5 कवित्व है जिसके लेखक भूषण है।
और इस चैप्टर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एक साल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा ही जाता है। हो सके तो कभी कभी एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय भी पूछा जा सकता है। और वो क्वेश्चन बता ही देते हैं कौन सा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। वो है छत्रसाल की तलवार कैसी है, इसका वर्णन करें। ये क्वेश्चन कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर से का। और इस चैप्टर से 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन पूछने की 50% संभावनाएं हैं। 100% नहीं बोल सकते, 80% नहीं बोल सकते, लेकिन 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछा जाता है, लेकिन उसका पूछा जाने का जो संभावना है वो 50% है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको बता दें कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 के बीच से ना अधिकतर जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं या फिर लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछे जाते हैं। काव्यखंड का ये पहला 5वां चैप्टर जो है 1 से 4 के बाद 5वां पहला चैप्टर है, जो कि जिससे कि लघु उत्तरीय के बाद दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न पूछने की संभावना है, इसलिए आपको बता दिए हैं। तो भूषण की बात करते हैं। तो भूषण का जन्म हुआ था 1613 में, मृत्यु हुई थी 1715 में। जन्म स्थान इनका है टिकवापुर, कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण किस काल के हैं? तो भूषण रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। एक और चीज आपसे पूछा जाएगा, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा भूषण रीति काल के रीति युक्त धारा के कवि हैं। भूषण का जो नाम है, उपनाम है भूषण, ये किसने दिया था? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा भूषण जो कवि भूषण है इनको उपाधि ये दी गई थी। समझ गए? चित्रकूट के सोलंकी राजा के द्वारा। इतना आपको भूषण के बारे में याद रखना है। तो देख लीजिए चैप्टर 5 है कवित्व, जिसके लेखक भूषण है। भूषण का जन्म 1613 में हुआ था, मृत्यु 1715 में हुई थी। और इनका जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जो उपनाम था भूषण, ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो भूषण के द्वारा कविता ही लिखा गया, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कवित शीर्षक कविता के कवि जो है भूषण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो भूषण जो है ये रीति काल के रीति युक्त धारा के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कवित्व का जो पहला पद है उसमें वीर रस की अव्यंजना हुई है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्व के दूसरे पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो कवित्व के द्वितीय यानी कि दूसरे पद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो ब्रज भाषा में रचना किया भूषण ने मुख्यतः, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो छत्रसाल की जो तलवार है उसने रौद्र रूप धारण कर रखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो छत्रसाल की जो तलवार है ये काली देवी को प्रदान करती है प्रसाद, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, लागती लपक कंठ बैरन की नागिन सी। लागती लपक कंठ बैरन की नागिन सी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको याद रखना है अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है भूषण की रचना कौन सी है। तो शिवराज भूषण जो है ये भूषण की ही रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण ने समुद्रगीन की तुलना किससे की है? तो भूषण ने समुद्रगीन की जो तुलना है वो शिवाजी से की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो भूषण के प्रथम दंड में वीर रस की अभिव्यंजना हुई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो भूषण के द्वितीय छंद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रलय भानुतम तोम में कौन सा अलंकार है? तो प्रलय भानुतम तोम जो है इसमें अलंकार रूपक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति भूषण की है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी कृति जो है भूषण की कृति है। तो इसका हो जाएगा क्या क्या है, और शिवा बापनी तो है ही ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिवा बापनी जो है ये भूषण की ही कृति है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो ऊपर ही आपको बता दिए थे कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा कवि भूषण को भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो भूषण के द्वारा किस रस को प्रमुखता दी गई है? तो वीर रस की प्रमुखता दी गई है भूषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण की कृति नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है भूषण की कृति कौन सी नहीं है। तो हर्षोल्लास जो है ये भूषण की कृति नहीं है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास ये तीनों जो है भूषण की ही कृति है, लेकिन हर्षोल्लास जो है भूषण की कृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन भाई आपसे पूछ रहा था भूषण की कृति कौन सी नहीं है, तो हर्षोल्लास। अगला क्वेश्चन है भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो भूषण के प्रिय नायक का नाम है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जो है ये भूषण के प्रिय नायक हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक में छंद है। तो छत्रसाल दशक में कितने छंद है? तो याद रखना है छत्रसाल दशक में 10 ही छंद है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण के पिता का क्या नाम था? तो भूषण जो थे इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण जो है किसकी कृति है? तो भूषण की कृति है शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? यहाँ पर योगदान नहीं होगा, यशोगान किया गया है। तो छत्रसाल दशक के 10वें छंद में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जो थे या किस काल के कवि थे? तो भूषण रीति काल के रीति युक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो याद रखना है शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं और 52। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये भूषण के भाई थे। भूषण के भाई का नाम क्या था? तो याद रखिएगा चिंतामणि त्रिपाठी। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भूषण के भाई का नाम बताइए, तो क्या याद रखिएगा चिंतामणि त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया? तो शिवा चावनी जो है इसमें शिवाजी के वीरता का बखान किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक किसकी कृति या फिर किसकी रचना है? तो छत्रसाल दशक जो है भूषण की कृति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण की कविता कौन सी है? तो कविता जो है ये भूषण की कविता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर 5 हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। समझ गए? चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 है हमारा तमुल कोलाहल कलम है। तमुल कोलाहल कलम में जिसके की लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आता है, इसको इतना बता दें। इससे रिलेटेड 4-5 भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको अच्छे से याद रखेगा इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इससे लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उतना नहीं पूछा जाता है। हो सकता है आपसे कोई ठीक तो है नहीं, हो सकता है आपसे पूछ ले तमुल कोलाहल कलम जो कविता है उसका सारांश लेके, यही आपसे दीर्घ उत्तरीय में पूछ ले, लेकिन बहुत ही कम चांस है, नहीं पूछता है। तो हो सकता है पूछ ले, लेकिन 50% चांस है बस पूछने का। तो क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं। तो चैप्टर हमारा क्या है? 6 है। 6 है हमारा चैप्टर तमुल कोलाहल कलम में, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जिनका कि जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1889 में। समझ गए? उस समय शंख समंत था, शुक्ल कौन सा था, ये सब दिया हुआ है, लेकिन ये सब आपको बस पढ़ने के लिए समझने के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। बस आपको जन्म याद रखना है 1889 में। मृत्यु हुई थी इनकी 15 नवंबर 1937 को। और इनका जन्म स्थान है जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में है। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू और इनके पितामह यानी कि इनके दादाजी का नाम था शिवरतन साहू, जो कि तंबाकू बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। इनके दादाजी थे वो तंबाकू बनाते थे, इस कारण से सुगनी साहू के नाम से इनके दादाजी प्रसिद्ध थे, फेमस थे, पितामह इनके यानी कि दादाजी। और जयशंकर प्रसाद किस कवि थे, कैसे कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो थे छायावादी कवि थे। इतना आप लोग याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के बारे में। चैप्टर 6 था हमारा तमुल कोलाहल कलम में, जिसके की लेखक है जयशंकर प्रसाद, जिनका की जन्म हुआ था 1889 में। मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 को। जन्म स्थान है वाराणसी में। पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू, पितामह का नाम है शिवरतन साहू, और ये जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि है। समझ गए? चलिए इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और चैप्टर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो तमुल कोलाहल कलह जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? पितामह मतलब दादाजी। तो जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम था शिवरतन साहू, जो कि सुगनी साहू के नाम से फेमस थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे, पिता से अलग हो गए थे? तो 12 वर्षों की अवस्था में जयशंकर प्रसाद जो थे अपने पिता से पितृविहीन हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? तो जयशंकर प्रसाद का जो कामयानी है इसमें आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है कामयानी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामयानी जयशंकर प्रसाद की किस प्रकार की कृति है? तो कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद का एक प्रबंध काव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। तो महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम प्रतीक और इरावती, ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। महाराजा मानसिंह जो है ये जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। और क्वेश्चन वही आपसे पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है भाई? तो महाराजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना 4 ऑप्शन में सबको बताना है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो सुरसागर तो सूरदास की रचना है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। सुरसागर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। पाश्चात्य, ध्रुव स्वामिनी और यहाँ पर कामना या कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। समझ गए? इस तीनों को भी याद रखिएगा। और सुरसागर तो बता ही दिए सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो कंकाल जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कंकाल किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कंकाल जो है ये उपन्यास जो है, और ये भी पूछ सकता है कंकाल क्या है, तो याद रखिएगा उपन्यास है। और इसकी रचना जयशंकर प्रसाद कब किए थे? तो वर्ष 1929 में कंकाल उपन्यास की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का जो शरीर होता है ये थक क्यों जाता है? तो मन के चंचलता के कारण। कभी कभी आप देखते होंगे कि घर पर बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और मन थक गया, नींद आने लगा, यानी कि थक गया शरीर। तो क्यों? मन के चंचलता के कारण मनुष्य का शरीर जो है वो थक जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो तमुल कोलाहल कला में जो है जयशंकर प्रसाद की कामयानी से ली गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो सजल जलपात में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो मैं उषा की ज्योति में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चातकी किसके लिए तरसती है? ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लघुत्तरीय में पूछा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इस बार पूछा ही जाएगा कि चातकी किसके लिए तरसती है। इस बार का जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से, उसमें भी एक क्वेश्चन था कि चातकी किस लिए तरसती है। तो याद रखिएगा सिंपल, चातकी एक पक्षी है जो कि स्वाति नक्षत्र की जो पहली बूंद होती है ना, बारिश की जो स्वाति नक्षत्र होता है उस नक्षत्र की जो पहली बूंद होती है उसी बूंद के लिए तरसती है। साल भर वो कुछ भी नहीं पानी पीती है, उस स्वाति नक्षत्र का ही केवल जल ग्रहण करती है चातकी पक्षी। समझ गए? तो चातकी क्या है? तो एक पक्षी है जो कि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती रहती है। सेम यही क्वेश्चन लघुत्तरीय में पूछा जाएगा और इसका भी आंसर आप लोगों को बस इतना ही लिखना है। एग्जाम में जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए सटीक वे में आपको उतना ही लिखना है। समझ गए? जैसे पूछा जाएगा चातकी किसके लिए तरसती है, तो क्या बताइएगा? चातकी एक पक्षी है जो कि स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है। साल भर वो उसका इंतजार करती है और वो केवल जो चातकी पक्षी होती है स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करती है। बस हो गया, इतना ही आपको लिखना है लघुत्तरीय में अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा बड़ी बोली में काव्य रचना की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की है। तो झरना, झरना जो है जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक और चीज़ आपको बता दें, झरना कई बार पूछा ये भी जाता है कि झरना जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? तो क्या बताइएगा? वर्ष 1918 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा झरना पुस्तक लिखा गया था। इसको भी याद रखिएगा, कब? तो वर्ष 1918 में।
अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण रह गई थी, यानी कि अधूरी रह गई थी। कौन सी कृति, तो इरावती जो है ये अपूर्ण रह गई थी और 1940 में जयशंकर प्रसाद जो थे इसको प्रकाशित इसको किए थे। प्रकाशित उनके मृत्यु के बाद हुआ था, क्योंकि उनकी मृत्यु जो थी ये 1937 में ही हो गई थी। और इरावती जो थी जयशंकर प्रसाद की एक अपूर्ण कृति है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद का रचित महाकाव्य कौन सा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कात्यायनी। कात्यायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है, तो ध्रुवशामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति में से एक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद या फिर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। कंकाल उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसके जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद ने वर्ष 1929 में किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था और वाराणसी में ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है या फिर प्रसाद जी की पुस्तक नहीं है। आंसू जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, आंधी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, लेकिन शिवाजी का जो महत्व है ये जयशंकर प्रसाद की पुस्तक नहीं है, इसलिए ऑप्शन में इसका हो जाएगा डी। याद रखिएगा शिवाजी का जो महत्व है ये जयशंकर प्रसाद की पुस्तक नहीं है, समझ गए। और एक और चीज़ आपको बता दें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद कब किए थे, तो याद रखिएगा 1925 में किए थे। कब किए थे, तो 1925 में किए थे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, हाँ कंकाल क्या है, तो कंकाल एक उपन्यास है, ये तो बता ही चुके हैं, जिसकी रचना कब किए थे, तो 1929 में किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा ध्रुवशामिनी कैसी है कृति है, तो ऊपर ही बता चुके हैं। ध्रुवशामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक सफलतम इनकी नाट्य कृति है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो देवी प्रसाद साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तमिल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। अब इतना सब कुछ कराने के बाद ये तो बताने की जरूरत होगी नहीं कि तमिल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, पता ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 180 नंबर कात्यायनी के रचयिता, ये भी बता चुके हैं कात्यायनी के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। चलिए अब कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 7 पे आते हैं और चैप्टर 7 क्या हमारा, तो चैप्टर 7 है पुत्र वियोग, जिसकी की लेखिका कौन है, तो चैप्टर 7 जो पुत्र वियोग है इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट किस किस मायने में है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 फिक्स ही है, पूछा ही जाएगा। लघु उत्तरीय भी फिक्स है कि 1 पूछा ही जाएगा, फिक्स तो नहीं लेकिन 90% फिक्स है कि पूछा जाएगा, समझ गए। और इससे जो 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है उस वो भी 50-60% का चांस है कि पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इसमें से ना कहीं बराबर पूछा जाएगा, शायद ही पूछ ले, यानी कि 50% आप चांस रख सकते हैं। उसमें यही पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित जो पुत्र वियोग कविता है उसका सारांश लिखे। तो ये तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो इसको जो छोड़ देगा ना वो सबसे महामूर्ख होगा। क्यों महामूर्ख होगा, इसको एक लाइन में समझ लीजिए और उसके बाद आप पूरा 2 पेज लिख दीजिएगा, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं, 1 पेज बस आपको लिखना है। तो एक लाइन आपको समझना ये है कि पुत्र वियोग नाम से ही पता चलता है कि पुत्र का वियोग होगा सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पुत्र है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है और उसी के कारण जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, दुख में है और व्याकुल है और उसी पर ये कविता लिखती है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि बस इसमें सारांश में लिखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता के माध्यम से बताना चाहती है। अगर लघुत्तर दीर्घ उत्तरी में पूछ ले तो आपको बस इतना याद रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता के माध्यम से बताना यह चाहती है कि किस तरह से उनके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। पुत्र जो था उनका एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, खिलौना था। वो पुत्र के लिए बहुत ज़्यादा माथा टेकती है, हर मस्जिद हर मंदिर हर दरगाह पर जाती है, भगवान से दुआ मांगती है, तब उनका वो पुत्र होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी पर ये चैप्टर लिखा गया, कविता लिखा गया। और इसको आप खुद से बना करके लिखेंगे ना तो 1 पेज हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता का सारांश लिखे, तो इसको तो छोड़ना नहीं है, किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। इसका सारांश आपको सिर्फ सिंपल याद रखना है कि उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसी पर ये जो कविता है वो है। और आपको खुद से लिख देना है कि बहुत ज़्यादा वो मानती थी अपने बेटे को, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसका
मृत्यु हो गया जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये तो समझ गया। चलिए अब इस चैप्टर को देख लेते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में, कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है। तो चैप्टर हमारा 7 जो कि है पुत्र वियोग, जिसकी की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 को। बसंत पंचमी के दिन नागपुर से नागपुर गई थी किसी काम से, जबलपुर वापसी कर रही थी, आ रही थी, तो वापसी में कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। देख सकते हैं इनका जन्म हुआ था 1904 में, मृत्यु हो गई 1948 में, यानी कि केवल ये 44 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया था, कोई खास इनका उम्र था नहीं। इनका जन्मस्थान की बात करें तो इनका जन्मस्थान है निहालपुर इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके माता का नाम था श्रीमती धीराज कुमार, पिता का नाम नहीं माता का नाम बता रहे हैं, क्योंकि नाम से आपको लग सकता है कि ये तो शायद पिताजी का नाम है, नहीं, इनके माता का नाम था श्रीमती धीराज कुमार, पिता का नाम था रामनाथ सिंह, पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और ये किस युग के हैं तो भारतीय हिंदू युग की, और किस काव्यधारा के हैं तो छायावादी काव्यधारा की सुभद्रा कुमारी चौहान है। इतना आपको याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। तो चैप्टर 7 है हमारा पुत्र वियोग, जिसकी की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म 16 अगस्त 1904, मृत्यु 15 फरवरी 1948, जन्मस्थान निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर, पिता का नाम रामनाथ सिंह, पति का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा। युग भारतीय हिंदू युग, और ये छायावादी काव्य धारा से है। अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं असहाय और विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। अभी तो सबको पता होगा कि हाँ ये तो लिया गया है पुत्र वियोग कविता से, लेकिन एग्जाम में क्या रहेगा, मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग टाइप से रहेगा, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके लिए आपको एक ही चीज़ बता चुके हैं कई बार कि जो अभी यहाँ पर करवा रहे हैं तो करवा ही रहे हैं, और PDF लेकर के आप लोगों को बार बार रिविजन करते रहना है, जिससे कि एग्जाम में जो ही प्रश्न है आपसे छूट नहीं पाए। समझ गए, PDF से आप लोग बार बार रिविजन लेकर के करते रहिएगा। तो मैं असहाय और विवश बैठी रही, उठ गया मेरा छौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता से इस पंक्ति को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है पुत्र वियोग शीर्षक कविता, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी ऊपर में, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वो निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर जन्म हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ पर, तो निहालपुर में। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो होती इनको कांग्रेस पार्टी का MLA चुना गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, तो बिखरे मोती, मुकुल और त्रिधरा, ये तीनों जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। लेकिन क्वेश्चन में है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, तो प्रायश्चित जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है, और क्वेश्चन वही आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीनों को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है बिखरे मोती जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति, मतलब किसकी कृति है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान रचित ये क्या है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी रचित ये जो बिखरे मोती है ये एक कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है, तो कहानी संग्रह, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है सभा का खेल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उनके भिन्न भिन्न रूप में अपनी अमरणीय प्रकृति शैली में प्रकट हुए। ये कथक जो है किसका है, तो मुक्ति बोध का ये कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय विवश क्यों कहती है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पुत्र वियोग के कारण। ये सेम ये क्वेश्चन आप लोगों से लघु तरीय में ही पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र के यानी कि उसके बेटे के आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जिस कारण से, और वो चाह कर भी अपने पुत्र को बचा नहीं सकी, इसलिए वो स्वयं को अपने आप को असहाय और विवश कहती है। इसी तरह से आप लोगों को लघु तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, तो आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन कब हो जाता है, तो क्योंकि कब माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है, तो पुत्र की मृत्यु के बाद। और ये भी क्वेश्चन लघु तरीय में पूछा जाएगा कि पुत्र वियोग कविता के अनुसार बताइए कि माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन कब हो जाता है, तो याद रखिएगा पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण, या फिर पुत्र से बहुत दिनों से नहीं मिलने के कारण जो माँ होता है उनको माँ के मन को समझाना कठिन हो जाता है। यदि अगर माँ अपने पुत्र से बहुत दिनों तक नहीं मिलती
होती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का जो खिलौना है वो उनका पुत्र ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो याद रखिएगा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का जो खिलौना है वो उनका पुत्र ही है, पुत्र को ही वो अपना एक खिलौना के रूप में देखती है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी? तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी अपनी पढ़ाई को छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने आकस्मिक मित्र पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? समझिए क्वेश्चन, नहीं किया है, कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो खिलौना शब्द का तो प्रयोग किया ही है, छौना का भी प्रयोग किया है, खोया हुआ धन का भी प्रयोग किया है अपने बेटे के लिए, लेकिन अनमोल रत्न का शब्द का प्रयोग नहीं किया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र के लिए, इसलिए ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों लग रहा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो इनका जीवन सुना सुना पुत्र के असमय निधन के कारण, पुत्र के आकस्मिक मृत्यु के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका जीवन सुना सुना इनको लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजती है? तो पुत्र वियोग कविता के अनुसार जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो पुत्र के लिए पत्थर को देवता मानकर पूजती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलामी के नशा किसकी रचना है? सबको लग रहा होगा क्या कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब किसकी रचना होगी? सबको पता होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना होगी, लेकिन बिल्कुल गलत। ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह कौन थे? तो ठाकुर रामनाथ सिंह जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पति, ठाकुर रामनाथ सिंह जो थे सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या क्या थे? तो इनका रामनाथ सिंह ना, रामनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह था, तो लक्ष्मण सिंह चौहान जो थे इनके पति का नाम था, रामनाथ सिंह इनके पिता का नाम था। समझ गए, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्योंकि दोनों में ठाकुर ठाकुर लगा हुआ है। तो ठाकुर रामनाथ सिंह जो थे सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था, और ठाकुर रामनाथ सिंह जो है ये गुलामी की नशा के रचनाकार है, इसको आप लोग याद रखिएगा। समझ गए ना, कंफ्यूज नहीं होना कि सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचनाकार है कि लक्ष्मण सिंह है। ठाकुर रामनाथ सिंह गुलामी की नशा के रचनाकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम? तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कंफ्यूज आपको भी नहीं होना है जैसे हम हो गए थे कंफ्यूज की लक्ष्मण की रामनाथ, इसमें याद रखना है लक्ष्मण सिंह इनके पति का नाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम, और पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती है, आपको ऊपर ही बता चुके हैं, कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान की, यानी कि ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। क्या है? तो कहानी संग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो इस स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रिय मित्र थी वो महादेवी वर्मा थी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह जो है वो मुकुल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी का जन्म? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम आपको बता चुके हैं, ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई जो कविता है उसका नाम है पुत्र वियोग कविता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस चैप्टर का अगर मुझसे पूछा जाए तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है जिनके द्वारा लिखी गई पुत्र वियोग शीर्षक कविता है, ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये लिया गया मुकुल काव्य संग्रह से। तीसरा सबसे, जैसे कि पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, वो रामनाथ सिंह उनके पिता और पति का जो नाम है वो हो गया, इनका जन्म इंपॉर्टेंट हो गया, और अगला कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो पुत्र वियोग काव्य संग्रह है इसको कहाँ से लिया गया? तो मुकुल से लिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुली प्रथा किसकी कृति है? कुली प्रथा जो है किसकी कृति है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुझे भी इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि कोई एक कृति जो है वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की भी है, और गुलामी की नशा किसकी कृति है? तो वही बता चुके हैं आपको कि ठाकुर रामनाथ सिंह की कृति है गुलामी की नशा, और यहाँ पर जो कुली प्रथा है ये इनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। समझ गए?
अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं नीचे उतारा था। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2023 के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था और कई सारे बच्चे गलत कर दिए थे इसका आंसर। तो आपको गलत नहीं करना है, इसका आंसर होगा गिरने के भय से। पुत्र वियोग में मां किसके भय से अपने लाल को, अपने बेटे को नीचे गोद से नहीं उतारती है? तो गिरने के भय से। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, अरे इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग किसकी रचना है? ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। कौन सा चैप्टर था यहाँ पर? शायद 8 चैप्टर था ना, हाँ चैप्टर 7 था, वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 है हमारा उषा। उषा के लेखक की बात करें तो उषा के जो लेखक है उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। और इसका एक क्वेश्चन हर एक बार फेवरेट है बोर्ड वालों का, जो कि हर एक साल पूछता ही है और दोनों में पूछता है, साइंस और कॉमर्स वालों में भी पूछता है और आर्ट्स वालों में भी पूछता है इस चैप्टर का एक क्वेश्चन, जो कि अभी आगे आपको करवाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 8 है हमारा उषा। उषा के लेखक है हमारे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर साहब बहादुर सिंह की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। इनका निधन हुआ था 1993 में। इनका जन्म स्थान है देहरादून उत्तराखंड में। इनकी माता का नाम है प्रभुदई और पिता का नाम है तारीफ सिंह। इनका पारिवारिक जीवन की बात करें तो 1929 में इनका विवाह हुआ था धर्म देवी से और शादी के कुछ ही साल बाद 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और फिर ये परिवार से विहीन हो गए थे, अलग हो गए थे, अनिश्चित काल तक अपना जीवन जीते रहे थे और ये आधुनिक हिंदी के कवि हैं। तो इस तरह से आपको इतना याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। चैप्टर 8 है हमारा उषा। शमशेर बहादुर सिंह जिसके की लेखक है, उनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। इनका निधन हुआ था 1993 में और इनका जन्म स्थान है देहरादून उत्तराखंड में। माता का नाम है प्रभुदई, पिता का नाम है तारीफ सिंह। इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो 1929 में इनका धर्म देवी के साथ, इनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। 1933 में ही इनके पत्नी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि शादी के 4 साल बाद ही। चलिए इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? यही क्वेश्चन आपको बता रहे थे कि बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्यों फेवरेट है? तो आपको बताना चाहें कि पिछले 12 साल में बात करें ना, तो शायद ही मुझे लगता है कि किसी एक साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं तो हर एक साल ये क्वेश्चन दोनों सेट में, ऐसा नहीं कि किसी एक सेट में, साइंस और कॉमर्स वालों में भी और आर्ट्स वालों में भी ये क्वेश्चन रहता ही है। शायद ही किसी साल नहीं रहा हो, नहीं तो हर एक साल ये रहता ही है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, या हिंदी साहित्य में शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, ये पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा, कवियों का जो कवि है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। और जब भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो मुझे याद जरूर कीजिएगा और कमेंट आकर के जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि इस साल भी पूछा ही जाएगा। तो याद रखिएगा, कवियों का जो कवि है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया, कवियों का कवि तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर, सुबह होने पर उषा का जो जादू है वो टूटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा किस कोश का संपादन किया गया था ना? तो हिंदी उर्दू कोश का संपादन किया गया था शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे ये नागार्जुन के समकालीन थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागार्जुन कहाँ के रहने वाले थे? तो नागार्जुन जो है ये दरभंगा के ही रहने वाले थे, बिहार दरभंगा के ही, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? तो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है ये दूसरा सप्तक में आना शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सतह से उठता हुआ आदमी, सतह से उठता हुआ आदमी जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये जो 3 है, दूसरा सप्तक, उदिता और टूटी हुई बिखरी हुई, ये किसकी कृति है? तो याद रखना ये सारी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सतह से उठता हुआ आदमी। चूंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कौन सी रचना नहीं है, तो यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? तो उदिता, जो कि 1980 में लिखा गया था शमशेर बहादुर सिंह की, यही शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उदिता, जो कि 1980 में शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा किस देश की यात्रा की गई थी वर्ष 1978 में। तो सोवियत रूस की यात्रा की गई थी शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा 1978 में। सेम ये क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1978 में नहीं, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। तो 1978 में की थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। डेट भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर जैसे देश पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था। तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा बीए जो है वो किया गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो संबंध है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है। तो उषा कविता में प्रातः काल को नीले शंख के समान या फिर नीले शंख के समान बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुकून की तलाश क्या है। तो सुकून की जो तलाश है वो क्या है। तो सुकून की तलाश गजलें हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता उषा कविता है। ये भी इस चैप्टर का अगर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मुझसे पूछे कि अगर उषा चैप्टर जो उसका दो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बताओ, तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को। एक तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, तो उषा है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है, यानी कि और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ दो कोई मुझसे पूछे कि सिर्फ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का बताओ, तो मैं ये दो क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन है ये किया गया था वर्ष 1951 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम। ऑलरेडी वो आपको ऊपर बता चुके हैं। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी, जिससे कि इनका विवाह हुआ था वर्ष 1929 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। तो काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये किसकी कृति है। तो याद रखिएगा ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। और ये कब लिखी गई थी शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। तो वर्ष 1982 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। कौन सी है और नहीं है, इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब इसमें है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो क्या क्या है, इतने पास अपने, ये तो शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। उदिता, ये भी शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। टूटी हुई बिखरी हुई, ये भी शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। भारतीय इतिहास और संस्कृति, ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है। और क्वेश्चन में वही आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति, बाकी तीन जो है इतने पास अपने, उदिता और टूटी हुई बिखरी हुई, ये तीनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टूटी हुई बिखरी हुई के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह है। बाकी दो को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुकून की तलाश क्या है। तो सुकून की जो तलाश है ये क्या है, आपको ये बताना है। तो गजल का संग्रह है सुकून की तलाश, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभातकालीन आकाश कैसा है। प्रभातकालीन यानी कि सुबह का जो आकाश है वो किस तरह का दिख रहा है। तो नीले शंख के जैसा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका जादू टूटता है। तो किसका जादू टूटता है। तो याद रखिएगा उषा का जादू टूटता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो उषा शीर्षक कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुका भी नहीं हूँ मैं, रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह है। क्या पहले तो याद रखिएगा, चुका भी नहीं हूँ मैं, इसके लेखक कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह है। और ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कब लिखी गई थी। तो वर्ष 1975 में लिखी गई थी शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा चुका भी नहीं हूँ मैं, ये कृति। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सुकून की तलाश। ये तो बता चुके हैं सुकून की तलाश के लेखक कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर तो सबको लग रहा होगा अरे इजी है, इजी है, तो यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की बात हो रही है तो उनकी ही नहीं रचना होगी। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। बार बार आपको बता रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूरा मिक्स टाइप का रहेगा। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि रिवीजन करते रहना है। समझ गए ना, कहीं से भी आप रिवीजन करें लेकिन रिवीजन आपको करते रहना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देहरादून उत्तराखंड में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 238 नंबर शायद क्वेश्चन है हमारा, उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर, सुबह होने पर उषा का जादू टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 8। अब आते हैं अपने चैप्टर 9 पे, और चैप्टर 9 है हमारा जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, जिसके की लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। शॉर्ट में इनको बोला जाता है मुक्तिबोध। समझ गए? नहीं नाम याद रहे तो याद रखिएगा, मुक्तिबोध जन जन के चेहरा एक के लेखक हैं। तो चलिए अब गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, और इनकी निधन हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 11 सितंबर 1964 को। इनका जो जन्म स्थान है वो है श्योपुर ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनकी माता का नाम है पार्वती बाई, और इनके पिता का नाम है माधवराज मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो है ये प्रयोगवादी कवि थे। बस इतना ही आपको याद रखना है मुक्तिबोध के बारे में। फिर से एक बार देख लीजिए, जन जन का चेहरा एक चैप्टर 9 है, जिसके की लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1964 को। जन्म स्थान है इनका श्योपुर ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। माता का नाम है पार्वती बाई, और पिता का नाम है माधवराज मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कैसे कवि थे? तो प्रयोगवादी कवि थे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहाँ से इसके चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जन जन का शीर्षक कविता जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। श्योपुर ग्वालियर, ग्वालियर उत्तर प्रदेश में भी है एक, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। श्योपुर ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो मुक्तिबोध ने जो है किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो नागपुर विश्वविद्यालय के से मुक्तिबोध के द्वारा एमए किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नागपुर विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? तो मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाला नया खून नामक पत्रिका जो थी इसका संपादन किया था। नया खून नामक पत्रिका, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नाम से ही विचित्र है ये, नया खून। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजानंदा गांव में प्राध्यापक के पद पर कब काम करना शुरू किया था? अच्छा, काम करना तो वर्ष 1958 में, ऑप्शन में है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1958 में मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय जो कि राजानंदा गांव में है, यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद पर काम करना शुरू किए थे वर्ष 1958 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की थी? तो मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी किया था? तो क्या क्या, पत्रकार के रूप में किया था, संवाददाता के रूप में किया था, या फिर संपादक के रूप में? तो ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा, पत्रकार के रूप में, बस हो गया। और अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि थे? तो मुक्तिबोध निराला जो थे ये दोनों किस तरह के कवि थे? तो ये क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? तो मुक्तिबोध ने जो सितारा है वो किसे कहा है? तो ये कहा है जनता को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के अनुसार गजला कहाँ से उठती है? तो मुक्तिबोध के अनुसार गजला जो है ये जनता से ही उठती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? यहाँ पर अज्ञे पूछा जा रहा है, जो कि रोज कहानी के लेखक हैं। तो अज्ञे के द्वारा संपादित जो तार सप्तक है इसमें एक कवि के रूप में सामने आए थे मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृति, चार ऑप्शन में से आपको बताना है, मुक्तिबोध की नहीं है। तो बिखरे मोती जो है ये मुक्तिबोध की कृति नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी खाक धूल, सतह से उठता हुआ आदमी, ये तीनों कृति किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। आपसे एग्जाम में से इसमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है कि सतह से उठता हुआ आदमी का रचनाकार कौन है, या फिर ये किसकी कृति है। आपसे पूछा जा सकता है भूरी खाक धूल किसकी कृति है। आपसे पूछा जा सकता है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कृति है। तो सारा कुछ आपको याद रखेगा, ये तीनों जो है मुक्तिबोध की कृति है। बिखरे हुए मोती जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था किसकी कृति नहीं है, तो बिखरे हुए मोती जो है मुक्तिबोध की कृति कौन सी नहीं है? तो बिखरे हुए मोती मुक्तिबोध की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? चार ऑप्शन में सबको बताना है कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। तो चंद्रगुप्त जो है ये मुक्तिबोध की कृति नहीं है। इतिहास और संस्कृति, काठ का सपना, विपात्र, ये तीनों मुक्तिबोध की कृति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? चार ऑप्शन में सबको बताना है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है। तो कात्यायनी एक पुनः विचार जो है ये मुक्तिबोध की कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है। एक साहित्य की जो शायरी है ये किसकी रचना है, तो मुक्तिबोध की रचना है एक साहित्य की शायरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध के पिता का नाम, ऑलरेडी ऊपर में बता चुके हैं, माधवराज मुक्तिबोध के पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। अब चार ऑप्शन में से फिर से आपको बताना है कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है, तो भूरी भूरी खाक धूल ये मुक्तिबोध की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी ये तो भूरी भूरी खाक धूल ये तो मुक्तिबोध की रचना है। हाँ ये हुआ ना बिहारी पूर्ण मूल्यांकन, ये जो है ये मुक्तिबोध की रचना नहीं है। बाकी तीन जो है नई कविता का आत्मसंघर्ष, कामयानी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, ये तीनों जो है ये मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। मुक्तिबोध जो थे किस सप्तक के कवि थे, तो तार सप्तक के कवि थे मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था, तो मुक्तिबोध की माँ का नाम था पार्वती बाई, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था, तो मुक्तिबोध के द्वारा नया खून नामक पत्रिका का संपादन किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति मुक्तिबोध की है, तो पहला ही हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा जो है, और कौन सी कृति जो है ये मुक्तिबोध की नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था क्योंकि इसमें एक से एक और दो क्वेश्चन जो है वो मुक्तिबोध की है, जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये मुक्तिबोध की कृति है और इसका क्या है चांद का मुंह टेढ़ा, इसलिए ऑप्शन इसका ए ही हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा, रास्ता इधर उधर ये तो नहीं होगा, उसके बाद क्या है खंडित ये भी नहीं होगा, और उसके बाद क्या है और नहीं, तो यहाँ पर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये मुक्तिबोध की कृति है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है, तो जन जन के चेहरा एक के रचनाकार है मुक्तिबोध यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध की कविता का नाम क्या है, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, इतना बार बता चुके हैं, जन जन का चेहरा एक। अगला क्वेश्चन है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का लेखक है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कामयानी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है, तो कामयानी एक पुनर्विचार के रचयिता मुक्तिबोध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर चैप्टर 9। अब आते हैं अपने अगले चैप्टर 10 पे, जो कि अधिनायक जिसके कि लेखक कौन है, तो रघुवीर सहाय हैं। तो रघुवीर सहाय जी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो रघुवीर सहाय के बारे में देखने से पहले इनका जन्म देख लेते हैं, यानी कि इनके बारे में देखने से पहले इनका जन्म और मृत्यु देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को और इनकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1990 को। इनका जो जन्म स्थान है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम था हरदेव सहाय, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे, और इनकी विशेष अभिरुचि जो थी, यानी किसी का जो हॉबी होता है ना, वैसे इनकी हॉबी थी क्या, रघुवीर सहाय की संगीत सुनना और फिल्में देखना, रघुवीर सहाय की हॉबी थी, अभिरुचि थी। समझ गए। तो चैप्टर 10 था हमारा अधिनायक, जिसके लेखक है रघुवीर सहाय। जन्म हुआ था इनका 9 दिसंबर 1929 को और इनका निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 को। जन्म स्थान है इनका और लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम है हरदेव सहाय, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे और उनकी विशेष अभिरुचि थी संगीत सुनना और फिल्में देखना। अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 है हमारा, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है रघुवीर सहाय के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है। तो अधिनायक कविता रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है ये किस तरह की कविता है, तो ये व्यंग प्रधान कविता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय जो है ये किस काल के कवि हैं। तो रघुवीर सहाय जो है ये आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय ने एमए किस विषय से किया था। तो रघुवीर सहाय ने जो एमए है ये लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से एमए किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिनायक कौन है। अधिनायक जो है वो कौन है। तो अधिनायक आपको याद रखना है सत्ताधारी वर्ग के लिए कहा गया अधिनायक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो प्रस्तुत कविता अधिनायक में जो हरचरना है ये आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरचरण यानी कि हरचरना कौन है? तो हरचरना जो है ये घर का नौकर है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं? तो ये आपको रघुवीर सहाय भी सामने आए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा सप्तक में 7 कवियों में कौन शामिल है? कौन शामिल है? तो दूसरा सप्तक में जो 7 कवि हैं उसमें रघुवीर सहाय भी शामिल है। तो जैसे ऊपर आपको बताए थे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना, ये इसमें मुक्तिबोध भी शामिल है, रघुवीर सहाय भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग किया गया? अधिनायक शीर्षक कविता में किस पर व्यंग किया गया? तो समकालीन राजनीति पर व्यंग किया गया अधिनायक शीर्षक कविता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? तो रघुवीर सहाय जो है दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस रचना के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रघुवीर सहाय को जो है वे भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। बाकी सीढ़ियों पर धूप, दिल्ली मेरा प्रदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये तीनों जो है ये रघुवीर सहाय की रचना है। तीनों को याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सीढ़ियों पर धूप किसकी कृति है, या फिर पूछा जा सकता है दिल्ली मेरा प्रदेश किसकी कृति है, या जो आदमी हम बना रहे हैं ये किसकी कृति है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है रघुवीर सहाय की कृति है। चांद का जो मुंह टेढ़ा है, क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है रघुवीर सहाय की कौन सी कृति नहीं है या फिर कौन सी रचना नहीं है, तो चांद का मुंह टेढ़ा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। तो वे भूल गए हैं, ये जो है ये रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? तो रघुवीर सहाय जो थे अंग्रेजी विषय से एमए किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता रह चुके हैं? तो रघुवीर सहाय जो है नई दिल्ली से निकलने वाले नव भारत टाइम्स के संवाददाता रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा रघुवीर सहाय किस समाचार के साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो रघुवीर सहाय जो थे ये दीनमान नामक जो साप्ताहिक अखबार आता था इसके प्रधान संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीन नामक मासिक पत्रिका। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की कृति है, ये सबको पता है, लेकिन ये निबंध है, कहानी, उपन्यास है या फिर कविता है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो एक निबंध है जिसके लेखक है रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है हमारा आत्महत्या के विरुद्ध जो है ये क्या है? तो ये भी एक कविता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय है। यहाँ पर तो सबको पता होगा कि हाँ इसके लेखक रघुवीर सहाय है, क्योंकि रघुवीर सहाय के बारे में ही बात हो रही है। लेकिन ये इस एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन मिक्स टाइप करेगा, तो या फिर मॉडल पेपर में अगर आप बनाइएगा तो उसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपको ये बार बार बोल रहे हैं कि आपको इसका एक ही इलाज है कि आपको रिविजन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 को रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? तो रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कि पेशे से क्या थे? तो पेशे से एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर इसका वैसे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्मस्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वो है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर जन्म हुआ था रघुवीर सहाय का। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है। तो सीढ़ियों पर जो धूप है ये रघुवीर सहाय की कृति है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अधिनायक के रचयिता कौन है? तो अधिनायक जो चैप्टर है इसके रचयिता रघुवीर सहाय ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी ही हो जाएगा। और अधिनायक के रचयिता कौन है? तो अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि जो है रघुवीर सहाय ही हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस प्रधान के संपादक थे? तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, दीनमान पत्रिका के प्रधान संपादक थे रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? तो रघुवीर सहाय जो है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? तो रघुवीर सहाय जो है 20वीं सदी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर यहाँ तक अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चैप्टर 10 का, और आप आते हैं चैप्टर 11 पे। और चैप्टर 11 है हमारा प्यारे नन्हे बेटों को। और प्यारे नन्हे बेटों को जो लेखक हैं इसके वो है विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। जन्म स्थान है इनका राजानंदा गाँव, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये निवास स्थान करते हैं, यानी कि रहने वाले थे रायपुर छत्तीसगढ़ के। सिंपल सा, बस इतना ही आपको याद रखना है। चैप्टर 11 है प्यारे नन्हे बेटों को, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को, और जन्म स्थान है इनका राजानंदा गाँव छत्तीसगढ़ में, और इनका निवास स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़ में। इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें और क्वेश्चन नंबर संख्या 296 की, तो है हमारा विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ये क्वेश्चन को समझिएगा। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, यानी कि जो पहले पढ़ चुके हैं लेखक के बारे में, ये एक पुरस्कार, इनके नाम से एक पुरस्कार भी है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। ये पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था सन 1992 में। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को सन 1992 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 1999 में। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद, जिसका कि नाम था लगभग जय हिंद, पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित किया गया था। तो इसको प्रकाशित किया गया था वर्ष 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर होगा शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। तो विनोद कुमार शुक्ल जो थे वो विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर जो है कब रहे थे, किस विश्वविद्यालय में रहे थे। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रहे थे एसोसिएट प्रोफेसर विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा। और ये कब से कब तक रहे थे, तो ये भी रख सकते हैं याद, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। 1994 से जून 1994 से जून 1996 तक रहे थे, 2 ही साल रहे थे, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग नाम याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 300 नंबर क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ चैप्टर बस बचा हुआ है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा बुक। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता संग्रह है उसका नाम है, और क्या क्या पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा क्या क्या है वो हाँ ये ना, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। तो पहला कविता संग्रह इनका लगभग जय हिंद। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगा था इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल का है। तो इसमें से तो कई सारा कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल का है, लेकिन यहाँ पर है कौन सा पहला कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल का है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो लगभग जय हिंद। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है इसको वार्तालाप के शैली में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता का जो नायक है वो उत्तराखंड का रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। तो 7वें 8वें दशक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य किस विधा का संग्रह है। तो विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है महाविद्यालय साहित्य, ये किस विधा की रचना, यानी कि ये क्या है, तो एक कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखित है। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखित है। नौकर की कमीज। ये जो उपन्यास है ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ही रचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जिसका कि नाम है नौकर की कमीज। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कृति नहीं है। तो इंद्रजाल जो है विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है। महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा, दीवार में खिड़की रहती है, ये सभी क्या है, तो विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। यानी कि तीनों को अच्छे से याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है तीनों में से कोई एक, जैसे पूछा जाएगा पेड़ पर कमरा किसकी कृति है, तो क्या बोलिएगा, विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। इस तरह से तीनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो सब कुछ बचा रहेगा। सब कुछ बचा रहेगा जो कि वर्ष 1992 में विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, यही है विनोद कुमार शुक्ल की कृति। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक जो है किस पद पर रहे थे, किस पद पर रहे थे? तो ये आपको ऑलरेडी ऊपर में बता चुके हैं किस पद पर रहे थे। तो अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार, ये तीनों प्रदान किया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान नहीं किया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। तीनों को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म है ये राजनांदगांव गाँव जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ कब था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी वर्ष 1937 को। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? अब पूछ रहा है कौन सा विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है। तो पहले तो 3 को देख लीजिए जो कि विनोद कुमार शुक्ल की ही कृति है, वो 3 है। सब कुछ बचा रहेगा। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये किसकी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की ही ये कृति है। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन याद रखिएगा, ये एक उपन्यास है। और नौकर की कमीज ये भी विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। लेकिन असाध्य वीणा जो है ये विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, असाध्य वीणा। अगला क्वेश्चन है मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो मेहनतकश और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा है। और लोहा किस चीज़ का प्रतीक है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है, काम का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो दीवार में एक खिड़की रहती है, ये विनोद कुमार शुक्ल की ही कृति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल के किस कृति पर मनी कौल ने एक फिल्म भी बनाई थी? तो विनोद कुमार की वो कौन सी कृति है जिस पर कि मनी कौल ने एक फिल्म भी बनाई थी? तो नौकर की कमीज पर फिल्म भी बन चुकी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्नी बेटिया को क्या करती है? तो पत्नी बेटिया को जो है समझाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिता बेटिया को क्या करता है? तो पिता जो होता है ये बेटिया को समझाता है, मारता है, सिखलाता है, या क्या करता है? तो पिता भी बेटिया को सिखलाता ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को में कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो सबसे ज़्यादा पहला नंबर पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है, काम का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता है यानी कि इसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? ये जो कविता है किस संकलन से लिया गया? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये एक उपन्यास का पूरा नाम है, कोई सेंटेंस नहीं है, कोई लाइन नहीं है, ये पूरा एक उपन्यास है जिसका कि नाम है वह आदमी जो है नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। समझ गए? इसी से प्यारे नन्हे बेटे को कविता संकलन को लिया गया, इसी से। समझ गए ना? अब अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, ये हो नहीं रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज क्या है? तो एक उपन्यास है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर चैप्टर 11। अब बस 2 चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 12 और 13। तो चैप्टर 12 है हमारा हार जीत। हार जीत के लेखक कौन है? तो याद रखना है जो हार जीत चैप्टर 12 इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जैसे कि इनका जन्म और मृत्यु सब बताइए क्या क्या देखना है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी वर्ष 1941 को। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी का। और ये मूल निवास इनका यानी कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी माता का नाम है निर्मला देवी और इनके पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी जो एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तौर पर भी काम कर चुके हैं, IAS के तौर पर भी कर चुके हैं भारत में। समझ गए? तो इतना कुछ आपको याद रखना है अशोक वाजपेयी के बारे में। चैप्टर 12 है हार जीत। लेखक है अशोक वाजपेयी। जन्म हुआ था इनका 16 जनवरी 1941 को। जन्म स्थान है दुर्ग छत्तीसगढ़ में। मूल निवास है इनका सागर मध्य प्रदेश में। माता का नाम है निर्मला देवी, पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी और इनके पिता एक IAS ऑफिसर, पिता नहीं ये खुद एक IAS ऑफिसर थे। पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। पिता इनके कुछ भी नहीं थे, मतलब होंगे कुछ लेकिन किताब में लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो कुछ खास नहीं रहे होंगे।
और इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा हार जीत कविता को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी की माँ का नाम था निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जो है इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार जीत कविता अशोक वाजपेयी की किस कविता संकलन से ली गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। तो कहीं नहीं वहीं कविता संकलन से हार जीत कविता को लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा किस विश्वविद्यालय से बीए किया गया था? तो पटना विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में जो है इसके से ही एमए किया गया था इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने कौन सा सम्मान या पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था इनको? 4 पुरस्कार का नाम दिया और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पुरस्कार जो है वो अशोक वाजपेयी को प्रदान नहीं किया गया था। तो नहीं प्रदान किया गया था पहल सम्मान, लेकिन कौन कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद ही रखना है। दयावती मोदी शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पॉलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस जो कि 2004 का सम्मान था। ये इन तीनों सम्मान जो है ये इनको प्रदान किया गया था। याद रखिएगा इस सब का नाम अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? तो हार जीत जो कविता है इसमें उत्सव शासक दल जो है वो मना रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार जीत जो है किस तरह की कविता है? तो हार जीत जो कविता है ये गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो हार जीत कविता में हार का प्रश्न उठाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी अशोक वाजपेयी की जो है रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? तो सब कुछ होना बचा रहेगा, ये अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। बाकी बहुरी अकेला, चिढ़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घास में दुबका आकाश आपसे पूछा जा सकता है, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी की। ये तीनों रचना को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो सब कुछ होना बचा रहेगा, ये अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो उम्मीद का दूसरा नाम, उम्मीद का दूसरा नाम जो है ये अशोक वाजपेयी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में जो है ये किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की ही रचना है, एक पतंग अनंत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित नहीं है? तो गंगा तट जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष जो है किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार जीत क्या है? तो हार जीत जो है क्या? तो हार जीत आपको बताना है गद्य काव्य है, गद्य कविता है, कहानी है या निबंध है? तो हार जीत जो है ये गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वे उत्सव मना रहे, इसमें वे किसके लिए आया है? वे उत्सव मना रहे, इसमें जो वे शब्द है ये किसके लिए आया है? ये आया है किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वे उत्सव मना रहे यानी कि किसान उत्सव मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? तो वो सड़कों को सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मशक वाला सड़कों को सींच रहा है। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जो है इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो कहीं नहीं वहीं जो है ये अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो शब्द लिखने के लिए एक कागज बनी है, ये जो कृति है ये अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत जो कविता है इसके रचयिता इसके लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पूर्वाग्रह कविता का पूर्वाग्रह जो पत्रिका थी, कविता नहीं पत्रिका थी, उसका संपादन अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है घास में दुबका आकाश किसकी कृति है, ऑलरेडी बता चुके हैं, अशोक वाजपेयी की कृति है घास में दुबका आकाश। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, अशोक वाजपेयी जो है किस काल के कवि हैं, तो याद रखना है आप लोगों को, अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 12। अब बस बच गया लास्ट चैप्टर, इस बुक का लास्ट चैप्टर है गाँव का घर, जो कि जिसके चैप्टर 13 है, जिसके कि लेखक कौन है, तो ज्ञानपति हैं। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, उससे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। तो गांव का जो घर कविता है, इसके लेखक है ज्ञानपति। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। इनका जन्म स्थान है पथरगामा गोंडा, जो कि झारखंड में पड़ता है। इनकी माता का नाम है सरला देवी और पिता का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्ञानपति के माता और पिता का नाम क्या है, दोनों एक साथ क्वेश्चन में था, तो याद रखिएगा, उसमें पूछा गया था एक साथ, तो आपको अलग अलग भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इनके माता का नाम था सरला देवी, ज्ञानपति के माता का नाम और पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनका जो निवास स्थान है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, समझ गए। लेकिन इनका जन्म हुआ था झारखंड में, लेकिन ये रहने वाले हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश के। और एक और चीज़ बता दें, बिहार प्रशासनिक सेवा जो होता है, बीपीएससी जो होता है, इसके द्वारा इनको जो जेलर का पोस्ट है वो भी आवंटित हो चुका है। और ये जेलर के पोस्ट पर भी, यानी कि कारा अधीक्षक के पोस्ट पर भी काम कर चुके हैं, समझ गए। इतना आप लोग याद रखिएगा किसके बारे में, तो ज्ञानपति के बारे में। अब इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं 351 नंबर क्वेश्चन से। तो ज्ञानपति ने कौन सी कविता लिखी है, तो ज्ञानपति के द्वारा गांव का घर कविता लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपति किस काल के कवि हैं, तो ज्ञानपति आधुनिक काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आधुनिक काल के कवि हैं ज्ञानपति, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे, तो ज्ञानपति जो है ये 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति के पिता का क्या नाम था, तो ज्ञानपति के पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपति बीए तथा अंग्रेजी में एमए ज्ञानपति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे, तो ये किए थे पटना विश्वविद्यालय पटना से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे, तो ज्ञानपति जो है हिंदी में एमए जो है ये किए थे बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो संशयात्मा के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संशयात्मा किसकी कृति है पूछा जाए तो याद रखिएगा ये कृति जो है ज्ञानपति की है और इसकी रचना ज्ञानपति के द्वारा किया गया था और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2006 में दिया गया था ज्ञानपति को। अगला क्वेश्चन है गांव में किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है, तो गांव में किसकी धुन नहीं सुनाई अब पड़ती है, तो लोकगीत की जो धुन है अब सुनाई ही नहीं पड़ती है गाँव में, क्योंकि अब तो देखते होंगे सब जिसको कुछ भी सुनना होता है टीवी मोबाइल या कुछ में सुन लेता है। लोकगीत की तो पहले सुनाई देती थी, वो धुन अब सुनाई ही नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपति की रचना जो कि जिसका के नाम है एक चक्र नगरी, ये क्या है, कहानी है, काव्य नाटक है, उपन्यास है या फिर शोक गीत है, तो ज्ञानपति की जो रचना है एक चक्र नगरी ये काव्य नाटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। काव्य नाटक है एक चक्र नगरी, इसके लेखक है ज्ञानपति। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी रचना ज्ञानपति की नहीं है, चार ऑप्शन में सबको बताना है कौन सी रचना ज्ञानपति की नहीं है। थोड़ी सी जगह जो रचना है ये ज्ञानपति की नहीं है, संशयात्मा, मिबसार और कवि ने कहा, ये तीनों किसकी रचना है, तो ज्ञानपति की है। और क्वेश्चन में था कौन सी रचना ज्ञानपति की नहीं है, तो थोड़ी सी जगह। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी रचना ज्ञानपति की है, चार ऑप्शन में सबको बताना है, तो इसका हो जाएगा गंगा तट। गंगा तट जो है ये ज्ञानपति की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, आँख हाथ बनते ही कविता किस कवि की रचना है। आँख हाथ बनते ही कविता ये जो है किस कवि की रचना है, ये इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है ज्ञानपति ही, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के घर के भीतर आने से पहले खासकर आना क्यों पड़ता है, तो किसको आना पड़ता है खास करते हैं, तो सबको पता होगा, जो लोग गांव में रहते हैं सबको पता होगा, पुरुषों को आना पड़ता है गांव के घर में आने से पहले खासकर पुरुषों को आना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ज्ञानपति के अनुसार पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संशयात्मा किसकी कृति है, बता चुके हैं, ज्ञानपति की कृति है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं, तो दूध में डूबे अंगूठे के जो छाप हैं वो बूढ़े ग्वाल दादा के हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपति का काव्य नाटक है, तो ज्ञानपति का काव्य नाटक कौन सा है, तो एक चक्र नगरी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपति सरकारी सेवा में कार्यरत थे, तो कारा अधीक्षक के पोस्ट पर, यानी कि आपको बता ही चुके हैं कारा अधीक्षक मतलब क्या होता है, जेलर का जो पोस्ट होता है उसी पर पदस्थापित है ज्ञानपति, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपति का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1950 को ज्ञानपति का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो ज्ञानपति को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था संशयात्मा के लिए वर्ष 2006 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो बता ही चुके हैं, गांव के घर कविता के कवि ज्ञानपति हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांव का घर जो कविता है यह किस कविता संग्रह से लिया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से लिया गया, तो संशयात्मा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ज्ञानपति को संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में प्रदान किया गया था। ज्ञानपति का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना है ज्ञानपति जो है इनका जन्म हुआ था झारखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा पूरा बुक, यहाँ पर क्या हो गया, पूरा जो आपका बुक है आज कंप्लीट हो गया। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को गद्यखंड पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, आज के इस वीडियो में आप लोगों को काव्यखंड पूरा कंप्लीट करवा दिए। इतना अगर आप लोग अच्छे से देख लें तो आपसे एग्जाम में अब एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। बस करना एक काम है कि आप लोगों को रिविजन बार बार करते रहना है। ऊपर जो आपको PDF बताएं केवल और केवल उसका प्राइस है 30 रुपये। जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस PDF को नहीं लिए उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा, केवल और केवल 30 रुपये पे करके। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हिंदी के और भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन होता है उन सभी प्रश्नों को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।